नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर की क्लास 21 दिसंबर 2023 की क्लास है। इसमें कुछ हमने पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, एग्ज़ाम में नहीं बैठ रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। वो भी आप अपना ये देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या है कि हमने कई पॉइंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये चैनल को अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो रोज़ हम आपको करंट अफेयर की वीडियो देते रहेंगे। तो पहला पॉइंट है, आईएमएफ ने किया भारत की विनिमय दर व्यवस्था का पुनः वर्गीकरण। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये क्या है? ये एक संगठन है, इससे कई देश जुड़े हैं, वित्तीय संगठन है। ये क्या करता है? ऋण प्रोवाइड करवाता है, यानी कि आपको ऋण लेना हो तो आप चले जाओ आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, वो आपको ऋण दे देगा। अपनी समस्या बताओ, आपकी समस्या सुलझा देगा। ये एक तरीके का संगठन है। इसमें 190 देश जुड़े हुए हैं, भारत भी जुड़ा हुआ है इससे। अब ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नीति है जो तय करता है कि हम ऋण देंगे अपनी, तो हम अपना कितना वो बनाएंगे, कितना डॉलर है। अब ये आईएमएफ की संस्था है जो कहाँ की है? अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका वो है हेडक्वार्टर। अब तो इसने क्या किया है, आईएमएफ ने भारत की वास्तविक विनिमय दर व्यवस्था को फ्लोटिंग से स्थिर व्यवस्था में स्थानांतरित कर दिया है। अब इसको समझ लो। आईएमएफ तो आपको समझ में आ गया होगा। भारतीय की विनिमय दर व्यवस्था, ये समझ लो विनिमय दर व्यवस्था क्या होती है। अब ये विनिमय दर व्यवस्था होती है, ये क्या होता है कि आपकी जो दो होती हैं विनिमय दर व्यवस्था, विनिमय विनिमय दर व्यवस्था एक फ्लोटिंग होती है कि स्थिर होती है। फ्लोटिंग और स्थिर। अब ये होता क्या है, ये एक चीज़ ऐसी है जैसे आप कोई चीज़ खरीदोगे विदेश से लेन देन करोगे, तो उसमें क्या होगा, आपको आप अपना पैसा तो दोगे नहीं ना, तो बोलेंगे वो तो अपनी मुद्रा में लेंगे। तो ये जो व्यवस्था होती है, इसमें क्या होता है, जैसे हमने अमेरिका से कोई चीज़ खरीदी तो वो कहेंगे नहीं हमें डॉलर में दो, रुपए हमें डॉलर में, तो हम अपनी जो क्या करेंगे, रुपए को हम क्या करेंगे, डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उनको देंगे, ठीक है, तभी हम वो चीज़ ले पाएंगे। तो वही चीज़ है ये। उसको क्या है, उसकी दो व्यवस्थाएं होती है, दो तरीके से व्यवस्था होती है। जो विनिमय दर व्यवस्था होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है फ्लोटिंग, एक होती है स्थिर। अब इसको भी समझ लो। फ्लोटिंग और स्थिर में क्या होता है, ये जो स्थिर होती है, उस स्थिर व्यवस्था होती है, इसको सरकार तय करती है। कौन करता है? सरकार। सरकार ने कह दिया स्थिर में मतलब आपकी स्थिरता रहेगी। अब ये व्यवस्था कैसी होती है, ये जो आईएमएफ होता है ये तय करता है कि हमारी जो मुद्रा है उसका मान कितना होगा। ये जो व्यवस्था है इसमें भी यही होता है, यानी कि एक डॉलर में 80 रुपये होंगे कि 90 रुपये होंगे कि 50 रुपये होंगे, ये कौन तय करेगा? आईएमएफ करेगा। और ये किस आधार पर तय होता है? ये वहाँ की सरकार तय करती है। स्थिर व्यवस्था में कौन करती है? सरकार तय करती है। दोनों देश की सरकार करेगी तय। और किस आधार पर करेगी? सोने के आधार पर। सोने के आधार पर। सोने के आधार पर कैसे? सोने के आधार पर ऐसे कि आपके देश में जो सोना बिक रहा है वो अमेरिका में जो बिक रहा है किस दर पर बिक रहा है, और भारत में किस दर पर बिक रहा है। अगर भारत में जो बिक रहा है वो वही रेट निकाल लेंगे उसमें अमेरिका में, तो अमेरिका का सोना और भारत का सोना जिस रेट में बिक रहा है वो उसी आधार पर उसकी जो तय हो जाएगा। ये स्थिर में होता है, ठीक। ये भारत सरकार और अमेरिका की सरकार करेगी तय। अब आ जाओ फ्लोटिंग में। फ्लोटिंग में क्या होता है? फ्लोटिंग में ये होता है, इसको बाजार तय करता है। कौन तय करता है? बाजार। बाजार तय करता है। बाजार में क्या होता है? बाजार में दो चीज़ें होती है, एक मांग होती है, एक पूर्ति होती है। मांग और पूर्ति को अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मांग जो होती है उसको हम मोटे शब्दों में कह देते हैं आयात। मांग मतलब आयात, मांगना, यानी कि विदेशों से जो भी माल आएगा, आयात होगा, आपने पास आएगा, उसको मांग कहते हैं।
और पूर्ति क्या होती है, जो अपने देश से किसी देश में पूर्ति करने के लिए सामान जाएगा, निर्यात होगा, उसको पूर्ति कहती है। जब मांग बढ़ती है तो जो डॉलर होता है, डॉलर का जो मान होता है वो बढ़ता है, ठीक, और रुपए का मान घटता है। यानी कि जब से आप सामान खरीदोगे, किसी देश से आयात करोगे, तो उसका डॉलर का मांग बढ़ेगा और रुपए का कम होगा। और जब पूर्ति होगी, जब निर्यात होगा, जब आप सामान बेचोगे, तो रुपए का मान बढ़ता है और डॉलर कमज़ोर होगा, ठीक। तो ये दो चीज़ें हैं। अब इसमें क्या हुआ है, ये इसने IMF ने स्थिर फ्लोटिंग व्यवस्था थी अपने पास बाजार वाली, और इन्हें स्थिर कर दी। बोले स्थिर करेंगे हम, तो स्थिर क्यों करोगे। हुआ क्या है कि आरबीआई जो अपनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो कह रही है, IMF कह रही है कि आरबीआई ने हस्तक्षेप किया है इसमें। अब इसमें ये होता है, फ्लोटिंग अर्थव्यवस्था में आप सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती, जैसा बाजार चल रहा है वैसा काम होगा। तो हुआ क्या है, आरबीआई को वो लगाया है इसने, कि आपने हस्तक्षेप किया है। हस्तक्षेप क्या किया कि हमारा डॉलर 83 पॉइंट कुछ था, और फिर आपने कम कर दिया, तो हस्तक्षेप कर रहे हो आप, ऊपर नीचे कर रहे हो। तो हम नहीं, हम तो स्थिर करेंगे, स्थिर रखेंगे। अब स्थिरता भारत के लिए सही नहीं है, क्योंकि बाजार आगे पीछे होता रहेगा। अब बाजार से ही सब कुछ चीज़ें होती हैं। मान लो हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है नहीं है, अमेरिका से जो चीज़ें आ रही हैं, हमारी चीज़ हम आयात कम कर रहे हैं, या हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है उस चीज़ का, तो हमारे लोग पसंद नहीं कर रहे, तो मांग कम हो गई। मांग कम होगी तो डॉलर कमज़ोर होगा, रुपए का मान बढ़ेगा। जब रुपए का मान बढ़ेगा तो डॉलर को कम होना चाहिए, और वो स्थिर कर देगा, तो इसमें घाटा है भारत सरकार को। और वो कह रहा है हम स्थिर करेंगे, क्योंकि आरबीआई हस्तक्षेप कर रही है। तो ये चीज़ उसने कर दी है, IMF ने फ्लोटिंग से स्थिर व्यवस्था में पुनः वर्ग स्थानांतरित कर दिया, यानी पुनः वर्गीकरण कर दिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, भारत से अमेरिका का थर्मल कोयला आयात नवंबर में 2 वर्ष से उच्चतम स्तर पर। क्या हुआ, अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में अमेरिका से आयात होता है अपने यहाँ, अमेरिका से चीज़ें हम लोग खरीदते हैं। और होता ये है कि अमेरिका की जो चीज़ें होती है उच्चतम क्वालिटी की होती हैं, जो ज़्यादा फ़ायदा करती है। अब थर्मल जो कोयला है वो क्या है, यहाँ पर ये थर्मल कोयला प्लांट जो होते हैं वो बिजली बनाने के लिए होते हैं। कोयला हम लेते हैं बिजली बनाने के लिए लेते हैं। तो जो सबसे दूरी वाला जो वो है आयात का पॉइंट है, वो अमेरिका और भारत का है। शिप द्वारा ये जो होते हैं, बड़े बड़े शिप द्वारा ये कोयला आता है अमेरिका से। और भारत में ये नवंबर में सबसे ज़्यादा आया, कितना आया, 17 पॉइंट कुछ 5 मैट्रिक टन इतना कोयला नवंबर में आया, ठीक। तो ये 2 वर्ष के उच्चतम स्तर पर है नवंबर में, 2 वर्ष में सबसे ज़्यादा नवंबर में आया है। और ये आता क्यों है, हाई वोल्टेज लाइट बनाने के लिए। अपने यहाँ जो लाइट बनती है वो पानी से बनती है ज़्यादातर, पानी में प्लांट बना देते हैं, बांध बना के बनाते हैं लाइट। दूसरी चीज़ है पवन चक्की द्वारा लाइट बनती है। हाँ, अपने यहाँ कोयला होता है वहाँ से भी बनती है, लेकिन कोयला उतनी आपूर्ति नहीं कर पाता जितना उसे चाहिए, तो अपन लोग आयात करते हैं, मांगते हैं विदेश से। अब विदेश में अमेरिका ही नहीं, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और भी कई देश हैं, उनसे भी लेते हैं कोयला, क्योंकि यहाँ बिजली की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, हाई वोल्टेज बिजली की आवश्यकता है। जैसे ट्रेन है उसको हाई वोल्टेज चाहिए, और कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उनको हाई वोल्टेज चाहिए। तो हाई वोल्टेज की लाइट के लिए अब कोयला सबसे उत्तम साधन है, कोयला से बनती है। तो अमेरिका कह रही है कि आयात नवंबर में 2 वर्ष के उच्चतम स्तर पर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार, अगेंस्ट ऑफ ऑड्स विनिंग मिडिल इंडिया संयुक्त विजेता घोषित। ये क्या है गाजा कैपिटल, तो ये गाजा कैपिटल क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लें। ये पुरस्कार है, देखो ये क्या होता है, देखो भारतीय उद्यमियों, लेखकों और पत्रकारों को की कहानियों को दुनिया को बताने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए 2019 में गाजा कैपिटल बुक पुरस्कार
की स्थापना की गई। 2019 में ये चालू किया गया। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि ये पुरस्कार युवा उद्यमियों को दूसरों के अनुभव को पढ़ने और सीखने के लिए क्या करते हैं, कहानियों को बताने के लिए ये बुक बुक लिखी जाती है कि, और बुक को प्रोत्साहन करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अब इसमें होता क्या है, ये पुरस्कार दिया किस किस को गया, दो बुकों को दिया गया है, अगेंस्ट ऑफ ऑल, एक अगेंस्ट ऑफ ऑड्स, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, विनिंग मिडिल इंडिया, दो बुक है उनको दिया गया है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स ये क्या है, ये आईटी उद्योग के लिए बनाई गई थी बुक। आईटी उद्योग में क्या होता है, आईटी उद्योग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, आईटी उद्योग में क्या क्या होता है, इसके लिए ये बुक बनाई गई। और इसके जो लेखक हैं वे कृष्ण गोपाल कृष्णन है, कृष्ण गोपाल कृष्णन है, ठीक। और ये विनिंग मिडिल इंडिया है, ये भी आपको, ये दोनों लोगों को संयुक्त रूप से पुरस्कार मिला है दोनों बुकों को। इसके हैं टी एन हरी, ठीक, टी एन हरी हैं और इसके हैं कृष्ण गोपाल कृष्णन। अब इसमें क्या है, विनिंग मिडिल इंडिया में ये उत्पाद सेवा को बढ़ावा देने के लिए लिखी गई है, उत्पाद सेवा कैसी बनती है, और ये आईटी उद्योग के लिए लिखी गई है। अगेंस्ट ऑफ ऑड्स, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ठीक है। तो ये बुक है, उनको मिला है, उनके लेखक भी बता दिए। अब कितना राशि मिली है, 15 लाख रुपए दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया इस पुरस्कार में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। काकरापार यूनिट 4 विद्युत परियोजना, काकरापार यूनिट 4 विद्युत परियोजना ये क्या है, काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना यूनिट 4 ने पहली बार निरंतर विखंडन प्रक्रिया का शुभारंभ कर सफलता हासिल की। ये क्या है, अब समस्या ये है इसमें कि ये एक समस्या कुछ नहीं है, देखो काकरापार यूनिट 4 विद्युत परियोजना है, ये परमाणु रिएक्टर वाली विखंडन वाली प्रक्रिया है। परमाणु विखंडन आपने 8-9 कक्षा 8-9 में पढ़ा होगा, परमाणु विखंडन होता है, संलयन होता है। तो विखंडन की जो प्रक्रिया उन्होंने करवाई है रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर बनाए, उनमें विखंडन की प्रक्रिया करवाई परमाणुओं की, और उस परमाणु विखंडन से उन्होंने क्या किया है, बिजली बनाई है, बिजली की प्रक्रिया चालू कर दी है उससे। अब उसमें क्या है, उसमें एक कैप KAPP, KAPP, ठीक है, ये कैप है, कैप यूनिट बनाई गई हैं, ठीक। ये कहाँ है कैप यूनिट, कैप यूनिट दो बनाई गई, एक कैप 3 और एक कैप 4। ये 3 और 4 यूनिट बनाई गई, ये गुजरात और गुजरात के सूरत में है। अब इसमें क्या होता है, इसमें से भारत में घरेलू क्षमता में से कुल 16 प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में से दूसरा रिएक्टर है ये कैप 4, जिसमें हर रिएक्टर में 700 मेगावाट बिजली मिलेगी, ठीक। 700 मेगावाट बिजली बनाई जाती है हर रिएक्टर में, ठीक। 16 प्रेशराइज वाटर रिएक्टर होते हैं, उनमें हर 700 मेगावाट बिजली बनाई गई। ये सफलता हासिल की है काकापारा यूनिट विद्युत परियोजना में। ओके दोस्तों, आपको कुछ समझ में आ गया होगा। भारतीय नौसेना को तकनीक से लैस करेगा आईटी कानपुर। आईटी कानपुर जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर है, जो वो क्या करेगा, इसको नौसेना से इसका समझौता हुआ है, नौसेना में जितनी भी तकनीक व्यवस्था कमी है उसको पूरा करेगा, नौसेना की जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करेगा। कौन, आईटी कानपुर। ये समझौता हो चुका है किनका, नौसेना का और कानपुर का। अब नौसेना यहाँ पे काम करेगी, हाथ मिला लिया कानपुर से, और ये काम करेगी कानपुर के साथ और अपनी तकनीक व्यवस्था को बढ़ाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमिताभ बच्चन बने इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग के मुंबई के टीम के मालिक। अब हुआ क्या, आईपीएल चलता है, आईपीएल तो आपने नाम सुना ही होगा, आईपीएल, ठीक है, आईपीएल की टीम भी बन गई हैं। ऐसी अभी एक आईएसपीएल बना है, ये क्या है, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियम लीग। इसमें क्या होगा, स्ट्रीट मतलब है गली कूचे से खिलाड़ी उठाएंगे, अच्छे अच्छे पता करके, अच्छे अच्छे जो खिलाड़ी खेलते हैं क्रिकेट बढ़िया खेलते हैं उनको उठाएंगे और टीम बनाएंगे। तो मुंबई की टीम बनी है, उसके मालिक अमिताभ बच्चन हो गए, यही है और कुछ नहीं है इसमें।
भारत द्वारा WTO विवाद में अंतरिम मध्यस्थता को खारिज करने पर यूरोपीय संघ ने निराशा व्यक्त की। ऐसे समझ लो WTO वाशिंगटन DC, ठीक, इसका मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसका भी मुख्यालय है WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संघ, ठीक, ये व्यापार वाला सिस्टम है इसमें। तो इसमें क्या होता था, इसमें ये हुआ है कि इसमें ये भारत में क्या हुआ 2018 में, इसमें समझौता हुआ कि मैग्नीशियम और कुछ अल्मोनियम की 25 या 28% जो भी है वो भारत ने आयात कर रहा था। भारत किससे किससे आयात कर रहा था? अमेरिका से, ठीक, अमेरिका से ये चीज़ें ले रहा था, अल्मोनियम मैग्नीशियम ये चीज़ें ले रहा था भारत, ठीक। और बेच क्या रहा था, निर्यात क्या कर रहा था, ये क्या नाम आपके बादाम, मूंगफली, दाल, ये सब चना, ये सब चीज़ें भेज रहा था, ये निर्यात कर रहा था। तो उसने क्या किया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया अपना, ठीक, सीमा शुल्क बढ़ा दिया उसने 25 से 30%। तो भारत ने भी सीमा शुल्क बढ़ा दिया, ठीक। अब जब सीमा शुल्क बढ़ा दिया इसने, उसने भी बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, इन्हें निराशाजनक व्यक्त की कि आप क्यों बढ़ा रहे हो, तो क्या आप बढ़ा रहे हो तो हम भी बढ़ा रहे हैं, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, जब भारत के जो प्रधानमंत्री गए अपने अमेरिका में जो बाइडन से मिले, तो उन्होंने ये सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया है, ये समझौता हो गया है, ठीक। तो यही चीज़ बता रहे हैं, भारत द्वारा WTO विवाद में अंतरिम मध्यस्थता खारिज करने पर यूरोपीय संघ ने निराशा व्यक्त की। अब कहीं हमारा सीमा शुल्क नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, हम भी नहीं लेंगे, आप भी मत लो, इस पर निराशाजनक टिप्पणी की है उन्होंने। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों जिनको हमने अब डिस्कस किया, बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।